यस बैंक ने पिछले एक महीने में 17% की रिटर्न दी है, पर इसके पीछे क्या रीजन है उससे पहले जानते हैं कि बैंक क्रैश क्यों हुआ था। उनके फेल होने का एक मेजर रीजन था दिवालिया कंपनीज को लोन देना, जिसमें DHFL, जेट एयरवेज, ILFS और SL ग्रुप शामिल है। ये सारी कंपनीज बंद हो गई और बैंक का पैसा स्वाहा। पर यह पैसा बैंक का तो था ही नहीं, ये तो आप और मेरे जैसे लोगों का था। इसलिए ज्यादातर बैंक्स रिटेल लोन पर फोकस करते हैं, ताकि अगर कुछ 100 कस्टमर भी लोन अमाउंट वापस नहीं करते हैं तो भी बैंक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर किसी एक दो कॉर्पोरेट के बैंकरप्ट होने से बैंक को मुश्किल हो जाती है। पर यह बात थी 2020 की। पर अब शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा है? तो इसके 3 मेजर रीजन हैं। पहला है नंबर्स और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना। इनकी टोटल एसेट 9% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुई है। वहीं टोटल एडवांसेस में भी 8.7% की ग्रोथ देखी गई है। इन्होंने डिपॉजिट में 17% की ग्रोथ देखी है और पैट भी 47% से ग्रो हुआ है। ये ग्रोथ बैंक के लिए मच नीडेड ग्रोथ है। अगर एसेट क्वालिटी देखें तो इसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है। इनके ग्रोस NPA 12.9 से कम हो गए सिर्फ 2% रह गए हैं। वहीं नेट NPA 3.6 से 0.9। इन शॉर्ट, बैंक की इस कमेंडेबल इंप्रूवमेंट ने शेयर प्राइस को रॉकेट बना दिया है और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया है। दूसरा रीजन है NPA पोर्टफोलियो को बेचना। इसको समझने के लिए हमें दिसंबर 2022 में जाना होगा, जब यस बैंक बैड लोन्स के चैलेंजेस का सामना कर रहा था, जिसकी वजह से कंपनी अपने रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। इसके रिस्पांस में यस बैंक ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और इन बैड लोन्स को JC फ्लावर ARC को 480 बिलियन रुपए में बेच दिया। एज पार्ट ऑफ द डील, यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया के 445 मिलियन शेयर JC फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा इन बैड एसेट सेल में वदराज सीमेंट लिमिटेड, रोजा पावर सप्लाई लिमिटेड, एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड और कुछ और एंटिटीज भी शामिल है। अब इन बैड लोन्स को बेचकर यस बैंक ने कंपनी से फंड रिकवर करने की जिम्मेदारी JC फ्लावर को ट्रांसफर कर दी और इसके बदले में बैंक को 1.2 मिलियन रुपीस मिल चुके हैं। यह बैंक के लिए काफी बड़ी और पॉजिटिव न्यूज है। इससे बैंक को बैड लोन से छुटकारा भी मिल गया और जो पैसे मिले वो अदर पर्पसेस के लिए यूज भी कर सकते हैं, जो बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती हो। थर्ड रीजन है क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड होना। बैंक की अच्छी एसेट क्वालिटी के चलते क्रिसिल ने बैंक की टियर 2 और इंफ्रा बॉन्ड्स पर A रेटिंग जारी कर दी है। बड़ी एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने से स्टॉक प्राइस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। वहीं बैंक मैनेजमेंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाना चाहती है अगले 3 साल में और इसके लिए वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। इसके चलते बैंक और भी लो कॉस्ट डिपॉजिट अट्रैक्ट कर सकती हैं और हायर यील्ड वाले क्लाइंट्स को और ज्यादा लोन दे सकते हैं। इन रीजंस के चलते शेयर प्राइस 17% बढ़ चुका है, पर अभी और कितना ऊपर जाएगा इसके लिए आपको बैंक का बिजनेस समझना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन सा खराब, वो प्लीज कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे अगली बार इंप्रूव कर सकूं। तो देखिए, इनके एडवांसेस मिक्स में काफी इंप्रूवमेंट आई है। रिटेल और SME सेगमेंट 54% से बढ़कर 63% पर आ चुका है। मिड कॉर्पोरेट 12 से 14% पर, वहीं कॉर्पोरेट सेगमेंट पर अपनी डिपेंडेंसी 34% से कम होकर 23% पर आ गई है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में 3.3% की गिरावट आई है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉन इंटरेस्ट इनकम काफी तेजी से बढ़ रही है। इसमें 38% की ग्रोथ देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 1.4% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी गिरावट आई है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। पिछले साल ये मार्जिन 2.6 पर था, वही अब 2.3 पर आ चुका है और कासा रेशियो में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कासा रेशियो 31% से 29.4% पर आ चुकी है, जो कि एक चिंता का विषय है। वहीं अच्छी बात यह है कि बैंक के NPA लेवल काफी इंप्रूव हुए हैं, जो कि बैंक की स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा है।
अगर हम यील्ड और एडवांसेस देखें तो ये 8.5% से बढ़कर 10% पर आ चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वहीं कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफी बढ़ गए हैं, ये 5.3% से 6.3% पर आ गए हैं और कॉस्ट टू इनकम भी बढ़ चुकी है। ये दोनों पॉइंट्स आपको डिसीजन लेने से पहले कंसिडर करने चाहिए। हमने देखा कि बैंक की नॉन इंटरेस्ट इनकम 38% से बढ़ी है। अब हम उसका ब्रेकअप देख लेते हैं। इस ब्रेकअप में फॉरेक्स, डेट कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज में 11.45% की ग्रोथ आई है। रिटेल बैंकिंग फीस में भी 52% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं थर्ड पार्टी सेल्स में 196% की। अब बैंक के एक्सपेंसेस पर भी गौर कर लेते हैं। इन्होंने 83 न्यू ब्रांचेस सेट की है, जिससे इनकी प्रीमाइसिस कॉस्ट 15.7% से बढ़ी है। वहीं टोटल कॉस्ट 12.5% से। अब गौर कीजिए, बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस के प्रोविजन को 46% बढ़ा दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि इसके दो एंगल है। अगर एक एंगल से देखूं तो इसका मतलब बनता है कि बैंक ने आने वाले रिस्क को देखते हुए पहले ही प्रोविजनल अमाउंट को साइड पर रख दिया है। पर दूसरे एंगल से देखें तो ये भी मतलब बनता है कि बैंक आने वाले क्वार्टर्स में कुछ एनपीए एक्सपेक्ट कर रहा है। सो इस पॉइंट को काफी केयरफुली कंसिडर करना होगा। अगर हम बैंक के कासा का ब्रेकअप करें तो इनके करंट अकाउंट में ईयर ऑन ईयर 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं सेविंग अकाउंट में 5.3% की। यहाँ याद रखिए कि बैंक को करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट देना होता है, वहीं सेविंग अकाउंट में वही 3 से 4%। इस तरह से करंट अकाउंट में ये ग्रोथ काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम इनके एडवांसेस को देखें तो रिटेल सेगमेंट में 27% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं कॉर्पोरेट सेगमेंट में अपनी डिपेंडेंसी 26% से कम की है, जो कि बैंक की स्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इनके एनपीए काफी कम हुए हैं। अब उसको सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। एसएमई सेगमेंट में ग्रोस एनपीए 2.9 से कम होके 1.4 पर आ चुके हैं। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ कॉर्पोरेट बैंकिंग में है। पिछले साल यहाँ 29.6% ग्रोस एनपीए थे, वहीं इस साल ये सिर्फ 4.5% रह गए हैं। ये सारे इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म में कंपनी फाइनेंशियल्स पर काफी पॉजिटिव असर डालेंगे। अब बैंक की रिटेल बुक को देखें तो ये काफी डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने 11 से भी ज्यादा जगह पर इसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जिसमें होम लोन, पर्सनल लोन, सिक्योर्ड बिजनेस लोन और ऑटो लोन्स भी शामिल है। अब हम एसएमई बैंकिंग को देखें तो यहाँ इनकी ईयर ऑन ईयर 26% से ग्रोथ हुई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में जो बुक 24,700 करोड़ की थी, वो अब ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ की हो चुकी है। पिछले 2 साल से मार्केट में क्रेडिट कार्ड काफी बढ़ चुके हैं। उसी के चलते इन्होंने भी काफी तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। 2 साल पहले तक कार्ड स्पेंडिंग जो 2225 करोड़ पर थी, वो अब 5700 करोड़ पर आ चुकी है। ये अब तक की हाईएस्ट एवर कार्ड स्पेंडिंग है। आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कमेंट्स में बताइए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो पिछले 1.5 साल में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। 2022 में ये 11% पर थी, पर सितंबर 2023 में ये 23% पर आ चुकी है। वहीं डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है। डीआईआई होल्डिंग 44 से कम होकर 40% पर आ चुकी है, वही पब्लिक होल्डिंग 45 से 35 पर। नेक्स्ट मंथ आने वाले थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे या रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में एक्सेलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।